स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। आज हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ाया और वहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर में दो पार्ट्स थे। एक था स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरा था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम या स्ट्रक्चरल प्रोग्राम। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स में एलपीजी, जो कि हम पिछले वीडियोस में पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी का दूसरा पार्ट है और आपका ये एक टॉपिक भी है, मेजर टॉपिक भी है और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का वो पार्ट भी है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो ये आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। पर गाइस, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या है? तो ये इसको सैप के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक्रोनिम है सैप। ये इंट्रोड्यूस हुआ था जो नई गवर्नमेंट बनी थी और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हन राव जी। उस टाइम में सैप को इमीडिएटली फॉर्म किया गया हुआ था, 1991 के बाद की बात है, विदाउट लूजिंग एनी टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर में काफ़ी सारा लोन हो गया था, काफ़ी डेप्ट में गवर्नमेंट थी। तो जैसे ही सैप प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया, गवर्नमेंट ने तुरंत ही अप्लाई कर दिया 2.3 बिलियन लोन के लिए। तो इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए एक एडजस्टमेंट प्रोग्राम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को डेवलप किया और जैसे ही डेवलप हुआ तो गवर्नमेंट ने 2.3 बिलियन का जो लोन था वो आईएमएफ से मांग लिया। ठीक है, तो आईएमएफ से मांगा और इसमें दो मेजर पार्टीज़ इन्वॉल्व थे, एक आईएमएफ थे, दूसरे वर्ल्ड बैंक थे। एग्जैक्टली सैप के अंदर में चल क्या रहा था उस टाइम 1991 के बारे में कि सारी जो पॉलिसीज, जैसे एलपीजी आया कंट्री की इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए, तो कंट्री की इकॉनमी को डेवलप करने के लिए सैप को लाया गया ताकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, देखो इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सैप और इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं और इनको प्रमोट करती है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को प्रमोट करती हैं। तो इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत सारी बनी, जैसे कि डीरेगुलेशन और प्राइवेटाइजेशन भी इसी का एक पार्ट है। 1980 सिंस अर्ली 1980s बाय द प्रोविजन ऑफ लोन्स कंडीशनल एडॉप्शन ऑफ सच पॉलिसीज़। मतलब ये क्या करती थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की उन कंट्रीज़ को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनको लोन चाहिए होता था या किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होती थी, तो ऐसी पॉलिसीज़ के थ्रू में वो क्या करती थी, हेल्प करती थी डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो ये मैंने 3-4 आपको लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3-4 शो किए हुए हैं कि 3-4 पॉलिसीज़ हैं, बट इसके अलावा कम से कम 150 से 200 पॉलिसीज़ होंगी। तो वो सारी पॉलिसीज़ को मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है क्योंकि कोई मतलब नहीं है, बट आपको सैप के बारे में पता होना चाहिए, उन पॉलिसीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो उसमें 3-4 मैंने लिखा है, जैसे कि बफर स्टॉक फाइनेंसिंग फैसिलिटी BSFF, फिर एक कंपनसेटरी एंड कॉन्टीजेंसी फाइनेंशियल फैसिलिटी CCFF, कॉन्टीजेंसी क्रेडिट लाइन CCL, CFF कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी CFF, ये बहुत सारी और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो ये तो हो गया कि जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक हेल्प करती है। थोड़ा सा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो आईएमएफ मेजर फंक्शन प्रोवाइड करती है अपनी मेंबर कंट्री से। आईएमएफ के मेंबर्स होते हैं कंट्रीज़, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ मिल करके, बहुत सारे कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। तो अपनी मेंबर कंट्रीज़ को फाइनेंशियल एड वगैरह प्रोवाइड करती है ताकि वो शॉर्ट टर्म गैप्स वगैरह से, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम जो हो रही है उससे वो निकल सके और बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे। तो वो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। आईएमएफ का काम होता है कि खुद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी मनी रिलेटेड टू मनी, फंड्स वगैरह प्रोवाइड करती है कोटा वगैरह में। तो कोटा वगैरह दे करके कुछ फ़ंड प्रोवाइड करती है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को। फिर क्या लिखा हुआ है इसमें, मेंबर कंट्री रिक्वायरिंग एन आईएमएफ लोन मोर देन 50% ऑफ इट्स कोटा, जितना कोटा होता है 50% या उसके ऊपर वो प्रोवाइड किया जा सकता है, हैज़ टू अग्री टू ए स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम विद आईएमएफ एंड साइन स्ट्रैंड अरेंजमेंट। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने का काम करती है आईएमएफ जिस भी कंट्री को नीड है। अब वर्ल्ड बैंक क्या करती है, वर्ल्ड बैंक में भी लोन प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में कुछ रनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, फिर जो उनकी मतलब रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है ना, तो फिर गवर्नमेंट की कुछ बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, तो उनके लिए
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ों के लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करती है, अनकंडीशनल लोन प्रोवाइड करती है, मतलब कोई कंडीशन नहीं होता है बट वो बस लोन प्रोवाइड कर देती है। तो एक अग्रीमेंट हो जाता है बोरोवर के बीच में और लेंडर के बीच में, वर्ल्ड बैंक के बीच में और बोरोवर के बीच में, और कुछ कंडीशंस को वो अग्री करते हैं और अग्री करने के बाद में उनको ईजिली लोन प्रोवाइड हो जाता है। डिपेंड करता है कि उस कंट्री की कितनी अच्छी गुडविल है, कितनी अच्छी क्रेडिट है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF का ये वर्क होता है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बोलो या एडजस्टमेंट प्रोग्राम बोलो, लगभग एक ही है। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में यही सेम फिगर था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था, बट वो फिगर थोड़ा बड़ा था, उसमें से मैंने सिर्फ छोटा सा एक पार्ट आपको यहाँ पे शो किया हुआ है जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। स्टेबलाइजेशन के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं LPG को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इस पे नहीं जाएंगे हम लोग, इस वाले पे हम लोग फोकस करेंगे। तो बजट ऑफ जुलाई 1991 फुल्ली रिफ्लेक्टेड सैप। जब सैप 1991 में जब LPG वगैरह आए, स्टेबलाइजेशन मेजर्स वगैरह आए, तो उसी टाइम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब लॉन्च हुई थी 1991 के आसपास, तो वहीं पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वगैरह काफ़ी किए गए हुए थे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब कि हमारी कंट्री का जो स्ट्रक्चर है उसको रिफॉर्म करना, मतलब उसमें सुधार करना ताकि ट्रेड को बूस्ट मिल सके, ताकि हमारा जो कंट्री है, कंट्री की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। तो बेसिक एम यही था। अब स्टेबलाइजेशन क्या कहता है? स्टेबलाइजेशन मतलब ये कि डिफ्लेशन ऑफ इकॉनमी, मतलब इकॉनमी में डिफ्लेशन होना चाहिए। इन्फ्लेशन माने महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, डिफ्लेशन माने महंगाई जब कम हो जाती है। तो महंगाई कम होगी तो लोग ज़्यादा परचेज़ करेंगे और रेट ऑफ ग्रोथ जो हो जाता है वो आपका बढ़ जाता है काफ़ी। तो ये क्या था? डिफ्लेशन ऑफ द कंपनी, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ का जो रेट था उसको रिड्यूस कर किया, एंड कर्बिंग एक्सेसिव डिमांड, मतलब बहुत ज़्यादा जो डिमांड हो रहा है उसको कर्ब किया, मतलब कटौती किया। तो डिफ्लेशन लाने से ये हुआ कि डिमांड जो है, एक्सेसिव डिमांड को उन्होंने कम करने का कोशिश किया डिफ्लेशन में, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन ऑफ द रूपी, मतलब रुपी का जो वैल्यूएशन था, मतलब कि रुपीज़ की जो वैल्यू, जो कीमत थी, जैसे 1 रुपये में पहले बहुत सारे सामान लिए जाते थे, समझना उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या होता था पहले 1 रुपये में या समझो 10 रुपये में हम बहुत सारे सामान ले सकते थे। सपोज करो 5 सामान हम ले सकते थे, बट आज की डेट में 10 रुपये में आप कितने सामान ले पाओगे? 1 या 2 ले पाओगे। तो पैसा तो वही है, लेकिन जो इसकी कीमत है 10 रुपये की कीमत समय के हिसाब से घटी, डीवैल्यूएट हुई। समझ रहे हो ना बात को, कि 100 रुपये की कीमत आज से 20 साल पहले जो थी, 100 रुपये की कीमत आज की डेट में उतनी ही नहीं है। जितना परचेजिंग पावर 100 रुपीज़ की थी पहले, आज से 20 साल या 30 साल पहले, उतनी परचेजिंग पावर नहीं है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन, जो रुपीज़ की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डीवैल्यूएट हो रही थी। तो अलॉन्ग विद इनिशियल इम्पोर्ट कंप्रेशन 1991 में क्या हुआ? देयर वाज अ डिवैल्यूएशन ऑफ 22% डिवैल्यूएशन हुआ, कंबाइंड विद एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट को एबॉलिश किया गया, सब्सिडीज़ वगैरह को एबॉलिश किया गया, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्ट इंटाइटलमेंट स्कीम। और इम्पोर्ट को प्रमोट करने की बात कही गई कि हम इम्पोर्ट इंटाइटलमेंट स्कीम्स वगैरह, जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने की बात कही गई। तो ये है बात। फिर उसके बाद हाउ एवर स्टेबलाइजेशन वॉज सीन एज टेम्प्रेरी स्ट्रैटेजी। जो स्टेबलाइजेशन है उसको टेम्प्रेरी स्ट्रैटेजी के रूप में देखा गया, एंड इट वाज मोस्टली इम्प्लीमेंटेड सो एज टू गेन बैक द इंटरनेशनल, मतलब ये इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया ताकि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब बाहर के जो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ ही डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादातर इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, कुछ केसेस को छोड़ के। तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप मिले, इस वजह से स्टेबलाइजेशन मेजर्स वगैरह लिए गए ताकि इंक्रीज़ किया जा सके एक्सेस वगैरह, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो सके। साथ ही परमिट अ हायर रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ है वो हाई रेट पे होता रहे। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है स्थिरता, मतलब किसी चीज़ में स्टैटिक स्थिरता प्रदान करना। तो स्थिरता हमारे देश में तभी आएगी जब हमारे देश की इकॉनमी एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगी जहाँ पे संपन्न और समृद्ध भारत की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में, फ़िलहाल की स्थिति में, उस वक्त 1991 की बात में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था, तो बहुत सारी स्कीम्स लाई गई। तो उन्हीं स्कीम्स में से एक स्कीम थी स्टेबलाइजेशन वाली, ये वाली स्टेबलाइजेशन वाली। और स्टेबलाइजेशन में LPG हमने पढ़ा, तो स्टेबलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ डिस्कशन कर लिया, हालांकि डिटेल में मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में लेक्चर लिया है, उसको ज़रूर देख लेना।
फिर दूसरा है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है। तो ये क्या हुआ, जो फिजिकल डेफिसिट थे, मतलब वित्तीय जो घाटे थे, उनको पूरा करने के लिए, उनसे उभरने के लिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किया गया था। और इसमें क्या इन्वॉल्व था, इट इन्वॉल्व नॉट जस्ट ओपनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को खोलना ही नहीं था, बट ऑल्सो ब्यूरोक्रेटाइजेशन, मतलब ब्यूरोक्रेसी को लाना था। ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब ये कि ऑफिशियल वर्क वगैरह को इंक्रीज़ करना, ऑफिशियल वर्क जो होते हैं उनको सिस्टमेटाइज करना। ब्यूरोक्रेटाइजेशन मतलब ब्यूरोक्रेसी वर्ड से बना हुआ है, तो वो चीज़ को यहाँ पर लाना था। ओवर मैनिंग एंड सॉफ्ट बजट कॉन्स्ट्रेंट टाइप ऑफ स्टेट इंटरप्राइजेज, कहने का मतलब ये है कि सॉफ्ट बजट को प्रमोट करना, ब्यूरोक्रेटाइजेशन को प्रमोट करना, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो, और इसके लाने के पीछे में रीज़न भी बोल सकते हो। फिजिकल डेफिसिट को प्लस में लेके जाना, वित्तीय घाटे बहुत थे ना हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी उस टाइम में, तो क्योंकि युद्ध भी आज ही पास हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री को बूस्ट अप देने के लिए सारी चीज़ें की गई। फिर इम्पोर्ट वर लिबरलाइज, मतलब इम्पोर्ट को लिबरलाइज़ किया गया। इम्पोर्ट का मतलब बाहर से सामान जो हम मंगा रहे हैं उनमें कुछ छूट प्रदान की गई, प्लस एक्सपोर्टर को भी छूट दिया गया। ठीक है, अब क्यों किया गया, वर लिबरलाइज नॉट ओनली टू गेन एक्सेस टू कैपिटल गुड, मतलब सिर्फ कैपिटल गुड्स पे एक्सेस देने के लिए इम्पोर्ट में लिबरलाइजेशन नहीं किया गया, बल्कि इंटरमीडियरीज एंड रॉ मटेरियल, हमको अच्छी खासी बिचौलिए भी चाहिए थे, हमें खुद भी अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स चाहिए थे ताकि हम रीस्ट्रक्चर कर सकें और हम इंटरनेशनली खुद को कॉम्पिटिटिव बना सकें। तो इसलिए भी इम्पोर्ट को क्या किया गया, छूट दिया गया, लिबरलाइजेशन दिया गया, बट ऑल्सो टू एक्सपोज इट टू द कटिंग एज ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। इंटरनेशनली आप कैसे कम्पीट करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि बाहर के जो लोग हैं वो किस तरीके का सामान बना रहे हैं, उसमें क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर है, कौन से कैपिटल गुड्स का मतलब जो फिक्स्ड मशीनरी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, ये सब होते हैं ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े फिक्स फर्नीचर्स होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप समझ रहे हो ना कि आप जब तक बाहरी सामान यूज़ नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसमें क्या क्वालिटी है। तो इसलिए इंपोर्ट को लिबरलाइज़ किया गया। फिर डोमेस्टिक डीरेगुलेशन, हमने डोमेस्टिक डीरेगुलेशन भी किया। डीरेगुलेशन का मतलब यार नेगेटिव से मत लेना। डोमेस्टिक डीरेगुलेशन का मतलब ये कि हमने अपनी कंट्री की जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं उनके ऊपर कम नियंत्रण करना शुरू किया। जब आपके ऊपर कम नियंत्रण होगा तो आप ज़्यादा फ्लरिश कर पाओगे, आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। तो जो प्राइवेट कंपनीज थी और डोमेस्टिक कंपनीज थी उनके ऊपर गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट किया, मतलब कि अपना हस्तक्षेप कम किया, उनको मार्केट में काम करने के लिए पूरा फुल फ्लेज उनको छूट दिया ताकि वो अच्छे से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस कर सकें। फिर क्या था, फिर ये था कि फिर नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट प्राइवेट इनिशिएटिव वुड मोर दैन एडिक्वेटली रीप्लेस, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, adequately replace the state of locomotive of growth. Tax policies were rationalized and tax regime rendered less burdensome, मतलब कि टैक्स की रिजीम में भी काफ़ी सुधार लेके आया गया, टैक्स पॉलिसीज़ को चेंज किया गया, प्राइवेट इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दिया गया ताकि वो रिप्लेस कर सके स्टेट के लोकोमोटिव ग्रोथ से। मतलब जो स्टेट, जब तक सारी कंट्रोल स्टेट के हाथ में थी, स्टेट माने कि गवर्नमेंट के हाथ में ही, तब तक जो प्रोसेस था वो काफ़ी स्लो था, मतलब बोल सकते हो बहुत ही स्लो था। तो टैक्स रिजीम में छूट देने की वजह से उनके ऊपर कुछ बर्डन वगैरह कम किया गया प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर में। तो ये सारी चीज़ें करने से जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वगैरह किए, एक पूरा प्रोग्राम को पूरा फिर से एडजस्ट किया गया, पूरी सारी चीज़ों को ठीक किया गया, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। टैक्स रिफॉर्म्स पर मेनली, मतलब टैक्स रिफॉर्म्स में काफ़ी छूट प्रोवाइड की गई ताकि अवॉइड किया जा सके कुछ भी जो डिसइंसेंटिव वगैरह है, मतलब लोग इन्वेस्ट करें, सेव ना करें, नॉट टू सेव और इन्वेस्ट। तो जब लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, सेव कम करेंगे, तो क्या होगा कि अरे इन्वेस्ट करेंगे तो भाई आपकी कंपनी, आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो जाहिर सी बात है जो आपका प्रॉफिट है वो डबल होगा। लेकिन अगर आप सेव करते जाओगे तो वो जितना पैसा है वो एक जगह पड़ा रहेगा, या बढ़ेगा भी तो बहुत धीरे रफ्तार से, ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए और पॉजिटिव लाने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म वगैरह किए। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट सेल्फ इम्पोज्ड कॉन्स्ट्रेंट टू रिड्यूस द अलार्मिंग फिजिकल डेफिसिट। देखो फिजिकल डेफिसिट, वित्तीय घाटा बहुत ज़्यादा था, तो गवर्नमेंट ने
एक्सपेंडिचर्स वगैरह पे क्या क्या रिड्यूस अपने रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़, मतलब सब्सिडीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में क्या 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 एक्सपेंडिचर अपने थोड़े कम किए, एंड रेदर फोकस्ड ओनली ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, और उन्होंने क्या फोकस किया, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर में फोकस किया। तो ये कुछ तरीके थे जिसको अडॉप्ट करके गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक फिजिकल डेफिसिट को, वित्तीय घाटे को जो है वो कंट्रोल किया। फिर क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डू अवे विथ और सब्सटेंशियली रिड्यूस कंट्रोल, मतलब कंट्रोल को रिड्यूस करना, कहाँ पे, प्राइवेट फर्म्स पे, क्रिएशन पे, प्रोडक्शन पे, प्राइसेस पे। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, प्रोडक्शन कितना करना है वो तय करती थी, क्या बनाना है वो तय करती थी, प्राइस कितना रखना है वो तय करती थी, पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस करके रखती थी, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है वो तय करती थी, ऑपरेशन क्या करना है वो तय करती थी, डोमेस्टिक में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब घरेलू उत्पाद में कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो भी तय करती थी, फॉरेन इकोनॉमिक एजेंट्स बनाने हैं कितने, मतलब सब कुछ वही तय करती थी। तो डोमेस्टिक टैरिफ वगैरह क्या रखना, सारा कुछ वही तय करती थी। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे ये सारी चीज़ों के कंट्रोल को रिड्यूस किया गया। कैसे रिड्यूस किया गया, प्रोडक्शन के लिए लोगों को प्राइवेटाइजेशन किया गया, प्राइसेस के लिए प्राइवेटाइजेशन जब किया गया तो लोग अपने प्राइस को रखने के लिए खुद ही फ्री हो गए, क्रिएटिव लोग काम करने लगे, लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे, लोग अपने ऑपरेशनल डिसीजन खुद लेने, ऑपरेशनल डिसीजन मतलब कि उनको कैसे काम करना है, क्या ऑपरेशन करना है, कितना रॉ मटेरियल लाना है, कहाँ से लाना है, फिर उसके बाद फॉरेन में बिज़नेस करना है, डोमेस्टिक में बिज़नेस करना है, कैसे करना है, तो सारी चीज़ें में छूट दिया गया। तो ये एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का। दूसरा था इंटरनेशनल कंपटीशन को अलाउ करना। और इंटरनेशनल कंपटीशन कैसे अलाउ होंगे, जब आप इंपोर्ट को प्रमोट करोगे, इंपोर्ट बाहर के लोग जब आपकी कंट्री में निवेश करेंगे तो आप उनकी स्ट्रैटेजी को समझ पाओगे। हमेशा याद रखना दुश्मन क्या कर रहा है, ये आप अगर दुश्मन से दूर रहोगे, मैं दुश्मन वर्ड यूज़ कर रही हूँ बट वो एक गलत वर्ड है, मैं एक बात बोल रही हूँ, समझने के लिए समझना कि आपके कॉम्पिटिटर जो भी हैं, अगर आप उनके थोड़ा सा करीब जाके देखोगे, उनकी स्ट्रैटेजी को देखोगे तो आप उनसे अच्छे से और इजीली compete कर पाओगे। तो इंटरनेशनल कंपटीशन को बीट करने के लिए क्या हुआ कि इंटरनेशनल रिलेटिव प्राइस वगैरह की किस तरीके से वो अपना प्राइस रख रहे हैं, क्या रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन को एंटरटेन किया, अलाउ किया, जो पहले नहीं था। फिर उसके बाद उनमें एक विश्वास भी बढ़ा कि हम भारत जैसे देश में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको भी फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे फ़ायदे की बात हो रही है, उन्हें भी बहुत फ़ायदा हुआ। फिर थर्ड है टू रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ स्टेट एजेंसी। स्टेट एजेंसी मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एजेंसीज़ हैं जो दलाल टाइप के बोल सकते हो, दलाल वर्ड एक्चुअली में सही नहीं है, प्रॉम्प्ट नहीं है, एजेंट बोल सकते हो। एजेंट का जब आप हिंदी मीनिंग देखोगे तो वो मतलब यही होता है, बट आप समझने के लिए समझो कि मैं क्या कह रही हूँ, कि अपने स्टेट एजेंसीज़ को जो है उन्होंने रिड्यूस किया, उनकी प्रेजेंस को कहाँ रिड्यूस किया, प्रोडक्शन में, ट्रेड में, कुछ एरियाज़ को छोड़ करके जहाँ पे भाई ज़रूरी है उनका रहना, क्योंकि उनका अगर वो नहीं रहेंगे तो प्राइवेटाइजेशन, लोग भी इलीगल काम बहुत तेज़ी से करने लगेंगे, फिर आप उनको नहीं रोक पाओगे। फिर उसके बाद मतलब जहाँ मार्केट फेल ना हो, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे उन जगह पे छोड़ करके बाकी और जगह पे स्टेट एजेंसी में, मतलब स्टेट एजेंसी का प्रोडक्शन और ट्रेड वगैरह में उन्होंने प्रेजेंस जो है वो कम किया। फिर है फोर्थ टू लिबरलाइज द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर को भी उन्होंने लिबरलाइज़ किया। मतलब कैसे लिबरलाइज़ किया, मतलब बैंकिंग जो सिस्टम है, पहले प्राइवेट बैंक, सॉरी पहले पब्लिक बैंक हुआ करते थे, मतलब जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ओरिएंटल हो गया, दुनिया भर के जितने भी आपके बैंक हैं, ठीक है, नेशनलाइज बैंक है मतलब, तो वो सारे क्या थे, पहले प्राइवेट बैंक नहीं होते थे। प्राइवेट बैंक में जैसे इंडसइंड है आपका, ठीक है, बंधन बैंक हो गया, ये सब क्या है, सब प्राइवेट बैंक है ना सारे। तो पहले प्राइवेट बैंक्स नहीं होते थे, तो उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंकिंग सिस्टम को भी लिबरलाइज़ किया, अलाउइंग फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह वहाँ पे बनना शुरू हो गए, इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ गए बहुत सारे। तो ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंस्ट्रूमेंट वगैरह परमिट किया गया उनको फॉरेन एंट्री वगैरह फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह में। तो जब उनको प्रोलिफरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को समझो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो प्रोलिफरेशन का मतलब ये हुआ कि छूट प्रदान किया गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह में, मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जो भी इनको इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी होती है, फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है। तो ये सब जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब हम उनमें पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कुछ बिल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल बिल्स होते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स वगैरह होते हैं, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं, तो उस पर नहीं जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे भी छूट प्रदान की गई पूरे बैंकिंग सिस्टम में, पूरे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में, और परमिट किया गया फॉरेन एंट्री को।
फॉरेन एंट्री को क्यों परमिट किया गया, मैंने आपको बताया, इनटू फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में भी फॉरेन की जो कंपनीज़ हैं वो आकर के अपना बिजनेस खेलने लगी, गेम खेलने, मतलब पूरा अच्छे से उन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन को स्टेबलाइज़ किया और स्ट्रक्चरल प्रोग्राम में रिफॉर्म करके उसको प्रमोट किया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी कंट्री की जो रिफॉर्म पॉलिसी थी वो किस तरीके से वर्क करती है। गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी मेरी जीएसटी की क्लासेस चल रही हैं, साथ में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की मैं क्लासेस ले रही हूँ, मार्केटिंग की भी क्लासेस चल रही हैं, और मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया हुआ है रिसेंटली। करंट अफेयर डेली का मैं डालती हूँ, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। बने रहे ज्ञान अड्डा के साथ।